आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे कि जैसा कि दरोगा का न्यू वैकेंसी आने वाला है लगभग 2000 के आसपास। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, उसके लिए अभी से तैयारी में लगना होगा। बाकी आज का जो सेशन रहेगा वो आज फर्स्ट डे है पॉलिटी। तो आज से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी पूरा करवा चुके हैं लूसेंट का। तो लूसेंट सीरीज का इंडियन ज्योग्राफी जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है, 14 वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी का, तो वो आप लोग मेरे चैनल पे जाके पहले उसको देख लीजिए। 14 वीडियो है टोटल इंडियन ज्योग्राफी का, वो समाप्त करवा दिए हैं। अब आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं लूसेंट से ही। कोई भी देखिए, कोई भी एग्ज़ाम रहे, खास करके दरोगा में आपको 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको लूसेंट से 70 क्वेश्चन आपको लूसेंट से मिल जाएगा देखने के लिए। तो लूसेंट बहुत ही अच्छा बुक है वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत आप लोग को दरोगा में खास करके प्रीलिम्स मेंस में होने वाला नहीं है। तो बस यही है कि कंटिन्यूटी बनाए रखिए, निरंतर प्रयास करिए अपना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान। आज हम लोग पढ़ेंगे, देख लीजिए यहाँ पे भारतीय संविधान आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक क्या है, तो संविधान है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई। सबको पता है कि पलासी की लड़ाई कब हुई थी। 1757 ईस्वी में एग्जाम में पूछता भी है कभी कभी कि पलासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 1757 में हुआ था। तो पलासी की लड़ाई 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में। ये भी पूछता है, पहले पलासी का पूछता है 1757, फिर बक्सर का 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा था। जैसे कि 1757 के पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध अंग्रेजों के द्वारा जीत लेने के बाद जो है बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न है, क्या सब है देखते हैं। तो पहला है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं क्या है। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे ए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, तो देख लीजिए क्या दिया है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें क्या दिया हुआ है। तो पहला है कि इस भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है, अर्थात कंपनी के शासन पर जो है संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। कंपनी पर जो है क्या किया गया था, तो संसदीय नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। आगे है इसके द्वारा पहली बार इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को क्या मिली, मान्यता मिली। सी है इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। फिर से देखिए क्या है, तो पहला है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। दूसरा, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के जो है प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। और तीसरा है कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है वो देखते हैं। देखिए विशेषताएं क्या है, तो इसकी जो विशेषताएं हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी विशेषताएं पहला देखिए क्या है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इनके अधीन किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वो मैं आपको बताते चलूँगा। देखिए यहाँ पे पूछता है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा वो देख लीजिए आप लोग, कि पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल
के पद दिया गया। तो ये हो जाएगा आपको 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था। ये क्वेश्चन बनता है और पूछता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, ठीक है। और मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को जो है इसके अधीन किया गया। आगे है, इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। और इस एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। चलिए अब आगे देखिए दूसरा क्या विशेषता है। तो इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिससे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। कह रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तीसरा है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, हम बताते चलेंगे कि कौन क्वेश्चन पूछता है, कौन पूछा गया है। तो इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। एक यहाँ पे बताए थे कि 1773 के एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में जो है 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वही 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। नोट कर लीजिएगा। जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जिसमें क्या थे? मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और अन्य 3 न्यायाधीश जो पहला चैम्बर्स, दूसरा लिम्बेस्टर और तीसरा हाइड थे। तो इसमें देख लीजिए कितना क्वेश्चन बन गया कि इस 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक क्या किया गया? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और पूछेगा कि बताइए उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इम्पे थे। बाकी और 3 भी थे न्यायाधीश जो कि चैम्बर्स, लिम्बेस्टर और हाइड थे। चलिए अब चौथा पढ़ते हैं आगे। देखिए चौथा क्या है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। और 1773 के तहत जो है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना क्या कर दिया गया? तो प्रतिबंधित कर दिया गया। आगे पांचवा है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। पांचवा पढ़ लीजिए फिर से कि इस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यहाँ तक पढ़ लिए। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, ठीक है। देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया, याद रखिएगा। और इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। ध्यान दीजिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का प्रावधान किया गया। और इस एक्ट के अनुसार जो है कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी क्या किया? विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। आगे है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। पूछेगा एग्जाम में कि बताइए किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ? तो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। तो पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये व्यापारिक मामलों के लिए
दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये राजनीतिक मामलों के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा व्यापारिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपको राजनीतिक मामलों के लिए। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। ये जो है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की क्या की गई, व्यवस्था की गई थी। आगे है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है कि इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, पहला है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ, एक सेकंड रुक जाइए इसको, हाँ चलिए पढ़ते हैं अब। देखिए क्या है कि 1813 का चार्टर अधिनियम जो है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, पहला क्या है कि कंपनी के अधिकार को क्या कर दिया गया, कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार जो था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता जो है, पहला, कंपनी के अधिकार पत्र को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। कंपनी के भारत के साथ जो व्यापार करने का एकाधिकार था उसको छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, दरोगा में पूछा गया था 2246 वाले में, मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से क्वेश्चन, ये जो है चीन और चाय के साथ जो व्यापार का जो संबंध था, ये बिहार दरोगा 2246 वाले में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी, पहला, कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में क्या किया गया, 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। तीसरा, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश, आगे देखते हैं आगे क्या है, देखिए यहाँ पे कि कुछ सीमाओं के अधीन, तीसरा था कि कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ठीक है, कुछ सीमाओं के अधीन क्या हुआ कि सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। अब पढ़ते हैं हम लोग चौथा। तो चौथा क्या है देखते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए चौथा है, 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा जो है ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। तो चलिए इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या हुआ कि 1813 से पहले जो था वो ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। किससे पहले, तो 1813 से पहले जो थे ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा क्या हुआ कि ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा भी मिल गई। चलिए अब आगे आता है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1833 के चार्टर अधिनियम, सबसे पहले इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं जो थी, पहला देखिए, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। पूछेगा कि बताइए कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कब कर दिया गया, तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी की व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। दूसरा है, अब कंपनी का कार्य जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। दूसरा कि अब कंपनी का जो कार्य था वो ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। और तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नोट करिएगा इसको, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, पहला बात कि हम बताए थे कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, कौन से एक्ट के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब यहाँ पे है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को यहाँ पे है भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, कौन से एक्ट के तहत, तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। दो क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों देख लीजिएगा। एक को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यहाँ पे है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और कंफ्यूजन में आदमी कुछ गलत करके आ जाता है। आगे है चौथा,
बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। ठीक है, बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। पांचवा है विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। पांचवा है कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। चलिए अब छठा पढ़ते हैं कि छठा क्या है, कि आगे देख लीजिए। छठा में देखते हैं, एक सेकंड देखिए। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। छठा है कि भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। सातवां है कि अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारणा करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। आठवां है गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। नौवां है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। आगे है 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। याद रखिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। फिर से सुनिए कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। तो देख लीजिए क्या कह रहा है कि 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं जो थी, पहला है कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। अच्छा है, पहला है कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में क्या किया गया, नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया और कंपनी के महत्वपूर्ण पद पर जो है वह प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। आगे है, इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1854 में क्या किया गया, तो मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। और दूसरा है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। और इसके तहत परिषद में कितने नए सदस्य जोड़े गए, 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो पढ़ते हैं, इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है। तो पहला विशेषताएं जो है 1858 के भारत शासन अधिनियम की पहली विशेषता है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। पूछता है ये भी क्वेश्चन कि भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों कब सौंपा गया था, तो 1858 ईस्वी में। दूसरा है कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था किस एक्ट के तहत हुआ, तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। तीसरा है 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 15 सदस्यों की जो है वो भारत परिषद का सृजन भी हुआ। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा होता था। ठीक है, चौथा है कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। पांचवा है, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को पूछेगा किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया, तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। आगे छठा, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। और 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। सातवां है, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। फिर से देखिए कि सातवां है, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिपरिषद में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। वह जो था अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता था, तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। आगे देखिए, भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था।
उसी का वाक्य अंतिम होता था। उसी का वाक्य क्या होता था? अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में हो। 8वां है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1858 के तहत। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग जो था अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। यहाँ से भी नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा कि बताइए प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था। ठीक है, प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। चलिए, और अंतिम गवर्नर जनरल था कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। अब आगे देखते हैं, आगे 1861 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं जो है, पहला है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। तो अगर पूछेगा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। दूसरा है कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। दूसरा, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तीसरा है गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिए कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किस एक्ट के तहत? किस अधिनियम के तहत? तो 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो है, याद रखिएगा, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये क्वेश्चन पूछता है अध्यादेश वाला, ध्यान रखिएगा। आगे है, ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। ऐसे अध्यादेशों की अवधि जो होती थी मात्र 6 महीने होती थी। चौथा, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। किस एक्ट के तहत? तो 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत। पांचवा, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और वायसराय जो है कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। ठीक है, अब देखिए नोट में पढ़ते हैं क्या है कि 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। कब? तो 1862 ईस्वी में। कौन? लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है 1873 ईस्वी का अधिनियम। 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1873 ईस्वी का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से क्या कर दिया गया? तो भंग कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 1884 ईस्वी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अब आइए शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति किया गया, उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 28 अप्रैल, ये भी क्वेश्चन पूछता है, नोट कर लीजिएगा। 28 अप्रैल, याद रखिएगा, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित। पूछता है कि बताइए महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? तो ये 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। चलिए अब आगे देखते हैं। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1892
92 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। देखिए इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं जो है, पहला है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। दूसरा, इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति थी। बजट पर बहस अगर पूछेगा तो 1892 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भी हुई वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया है। 1909 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है उसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। देखिए इसका क्या है, पहला है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि का उपबंध किया गया। क्वेश्चन पूछता है ना कि बताइए कौन सा अधिनियम के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे है, इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ये जो था पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध जो करवाया गया, इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि बताइए सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना गया, तो लॉर्ड मिंटो को नोट कर लीजिएगा इसको भी। तो लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। दूसरा है, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। तो किस अधिनियम के तहत, तो 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। तीसरा है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। किस एक्ट के तहत, तो 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत। चौथा है, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई किस एक्ट के तहत, तो 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत। पांचवा है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र प्रसाद जो है पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी पालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। छठा है कि इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। छठा कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत जो है प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। तो किस एक्ट के तहत, तो 1909 ईस्वी के एक्ट के तहत, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। अब नोट में देखिए क्या दिया है, तो पढ़ते हैं। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे, तो लॉर्ड मार्ले थे। और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। दूसरा है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम जो था वो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। ठीक है, कह रहा है कि भारत में ब्रिटेन सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था, तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे हम लोग मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं, पहला
केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। नोट कर लीजिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में जो है द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। नोट कर लीजिएगा। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, प्रथम क्या था, प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल जो होता था 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे और इनका कार्यकाल जो होता था, आगे देखते हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का था, तो इनका कार्यकाल जो था वो 3 वर्षों का था इनका कार्यकाल। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था, ठीक है। इस पर क्या था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार जो था वो निचले सदन को था। अब दूसरा देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक जो है वो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये भी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक जो थे वो कौन थे, तो लियोनस कार्टियस प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे। और तीसरा है कि इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित या अंतरित। आरक्षित तथा हस्तांतरित या अंतरित। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये आरक्षित विषय क्या है, देखिए, वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। ये आता था आरक्षित विषय में। अब आता है हस्तांतरित विषय। इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण और धार्मिक तथा अग्रहर दान आदि। ये आता था हस्तांतरित विषय में। चलिए अब नोट में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था। ध्यान रखिएगा कि आरक्षित विषयों का जो प्रशासन था वो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन था वो गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। ठीक है, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, तो समाप्त कर दिया गया। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे आता है चौथा, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। किस एक्ट के तहत, तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। पांचवा है कि इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन प्रावधान किया और इस अधिनियम ने क्या किया कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 में ली आयोग 1923-24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। छठा है इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इस अधिनियम के तहत जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य जो था यानी कि कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होना क्या था, आवश्यक था। 7वां था, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया।
8वां है, इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। ध्यान रखिएगा कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत इसमें क्या हुआ, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। और 9वां है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है, आगे है 10वां, इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। पहला ये है कि कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। अब बी है, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक की वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। सी, उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित ना किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक जो है विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। बाकी डी है कि वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। ठीक है, तो अब नोट में देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो था लॉयड जॉर्ज था। चलिए, ये क्वेश्चन भी आया है, ये भी नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, कि बताइए पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला किस अधिनियम के तहत, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया है, तो उसी के तहत जो है प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। किस एक्ट के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जिसे जाना जाता है। चलिए अब आते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था और 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। 1935 के अधिनियम में जो था 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी और इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं जो है वो इस प्रकार है। पहला देखिए, पहला क्या है कि अखिल भारतीय संघ। चलिए अखिल भारतीय संघ पढ़ते हैं। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। देशी रियासतों संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गया अखिल भारतीय संघ। चलिए अब आगे देखिए। दूसरा है प्रांतीय स्वायत्तता। ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है, प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता जो है इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत करके उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तीसरा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। पूछता है ना कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस एक्ट के तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल के बीच क्या हुआ, विभाजित किया गया और इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। अब इसमें देखिए पहला ए क्या है, ए में है परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे परिसंघ सूची के विषय में। अब आगे है बी, प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को अनन्य अधिकारिता थी। प्रांतीय सूची के विषयों में प्रांतीय विधानमंडल को अनन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो इस विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था और प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे जैसे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। ये जो थे वो प्रांतीय सूची के विषय थे, पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। आगे सी है,
समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ और प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के विषय में जो था परिसंघ और प्रांतीय विधानमंडल दोनों उस पर क्या हो सकता था, विधान बनाने के लिए क्या थे, सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे जैसे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि, ये सब क्या थे, समवर्ती सूची के कुछ विषय थे। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। आगे देखते हैं, आगे है दो प्रांतीय, एक सेकंड रुक जाइए, दो प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावित होती थी और इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को ही दी गई थी। और लास्ट में इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति जो थी वो वायसराय को दी गई थी। चलिए अब आगे देखिए नोट में क्या दिया हुआ है। 1935 के अधिनियम के बारे में, 1935 नोट करिएगा, पूछता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर की उक्ति, नेहरू की उक्ति जो थी, गुलामी का अधिकार पत्र, दूसरा एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और पूछता भी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेहरू जी का कहना था 1935 के अधिनियम के बारे में कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में नेहरू जी कहे थे कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, और दूसरा गुलामी का अधिकार पत्र है। ये 1935 के जो अधिनियम है ये गुलामी का अधिकार पत्र, ये किसका कथन था, तो जवाहरलाल नेहरू जी का। दूसरा अंबेडकर जी, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी की है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। ये अंबेडकर जी का कहना था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। चलिए अब चौथा है इसमें कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इसका अधिकार क्षेत्र जो था वो प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। अब देखिए अब पांचवा पढ़ते हैं। पांचवा क्या है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। पांचवा में है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ये इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार जो था वो ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। छठा है भारत परिषद का अंत। भारत, ये सब 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ था। छठा है कि भारत परिषद का अंत, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद का नियम, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। सातवां है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो विस्तार है उसमें संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या हुआ कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार जो है दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया था। और आठवां है कि इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम में क्या था, किसका अभाव था, तो प्रस्तावना का अभाव था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है नौवां है कि इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसके द्वारा बर्मा को भारत से, पूछता है ना, तो बताइए किस अधिनियम के द्वारा, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है
भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बर्मा को भारत से किस अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। बरार को जो है मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। 10वां है, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए क्या किया गया, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो वैसे भी पता है कि आरबीआई की स्थापना कब किया गया था, तो 1935 में आरबीआई की स्थापना किया गया था और राष्ट्रीयकरण जो आरबीआई का हुआ था 1949 में, और यंग हिल्टन की सिफारिश पर इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था आरबीआई का। आरबीआई का अभी कौन है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपको शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे 11वां है कि इसने मताधिकार का विस्तार किया। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। आगे नोट में देखिए क्या है कि भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। अब आगे देखिए, अब आगे आता है 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। याद रखिएगा, ये डेट को याद रख लीजिए। बीपीएससी में भी पूछा गया है, दरोगा में भी पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले इसको याद रखिए कि 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। कब प्रस्तावित किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो कि 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम बताए थे आपको कि 2-3 को पूछता है इसमें से, वो हम आपको बताएंगे। तो एक डेट ये 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। 18 जुलाई 1947 को क्या हो गया, स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी, 20 धाराएं थे। और इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान जो था वो निम्न है। पहला, 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देंगी। क्या होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तराधिकारी दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। दूसरा, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति जो है उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। तीसरा है, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। चौथा है कि भारत मंत्री पद को समाप्त कर दिए जाएंगे। भारत मंत्री पद जो है वो समाप्त कर दिए जाएंगे। पांचवा है, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही क्या होगा, उस पर शासन होगा। छठा है, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपारिता का अंत कर दिया गया। देशी रियासतों पर जो है ब्रिटेन की सर्वोपारिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। सातवां है कि इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। चलिए अब इसके नोट में पढ़ते हैं कि क्या दिया है। नोट में दिया है कि सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने की पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया। याद रखिएगा कि सिलहट जिले ने जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। ठीक है,
तो ये आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज हम लोग चैप्टर 1 आसानी से डिस्कस किया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, सबको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच। मिलते हैं अगले वीडियो में, डे 2 में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।